नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उठाए सभी सवालों के विस्तार से जवाब दिए। अमित शाह ने पूर्व राज्य का दर्जा देने पर कहा कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के काम को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि जितना काम पूर्व की सरकारों ने 4 पीढ़ियों में नहीं किया, उतना काम हमने महज 17 महीने में कर दिया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि किसके दबाव में धारा 370 को इतने दिनों तक बनाए रखा गया। इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं रहेंगे। ये हमारा वादा था, 1950 से वादा था और नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही हमने इसे पूरा कर दिया। सत्रह महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, इनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। 17 महीने हुए, धारा 300। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के 5 बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने इस अवसर पर इनको सम्मानित करने के साथ ही सफलता का मंत्र भी दिया। उत्तर प्रदेश के 5 बच्चों को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया था। इन बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर भेंट की और 5 बच्चों से काफी देर तक बात भी की। उसके बाद उन्होंने उन्हें सफलता का मंत्र भी दिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को भी सफलता असफलता से चिंता करने की जरूरत नहीं, जरूरत है ईमानदारी से प्रयास करने की। यह बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस दिशा में प्रयास करता है उसे सफलता जरूर प्राप्त होती है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 5 बच्चों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उन्हें पुरस्कृत भी किया। वहीं लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर आड़ो हाथ लिया। उन पर अनर्गल बयानबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि हमारे तीनों कानूनों में से कम एक बिंदु निकाल कर राहुल गांधी बोलेंगे, इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा, लेकिन उनसे यह भी नहीं हुआ। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस बोल सकती थी कि हमारे दो में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। सीतारमण ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे मित्र दामाद नहीं हैं, ऐसे लोग उस पार्टी की आड़ में छिपे हैं जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह गरीबों और किसानों का बजट है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर सरकार पर नजरबंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फर्जी मुठभेड़ में कथित तौर पर मारे गए अतहर मुश्ताक के परिवार से मिलने की कोशिश के बीच उन्हें हमेशा की तरह एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया है। वहीं एक तस्वीर को साझा करते हुए महबूबा ने कहा कि कश्मीर में दमन का शासन है जिसे भारत सरकार देश के बाकी हिस्सों से छिपाना चाहती है।
उन्होंने कहा कि एक 16 साल का युवक मारा जाता है और परिवार को अंतिम संस्कार करने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर सरकार पर नजरबंद करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर की हकीकत छिपाना चाहती है। एक 16 साल का युवक मारा जाता है लेकिन उसके परिजनों को शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं दिया जाता है। किस कानून के तहत मुझे बंद किया गया है? नहीं, पर कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। आपने गेट को लॉक कर दिया, बाहर इतनी सिक्योरिटी लगा दी, कुछ तो होना चाहिए ना। ये कैसा कानून है? अभी आपके वहाँ यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन आ रहा है, तो उनकी सिक्योरिटी कैसे देंगे आप जब आप यहाँ के रहने वालों की सिक्योरिटी नहीं दे पाते? एक तो उसके बच्चे को फेक एनकाउंटर में मार दिया, उसके बाद उसकी लाश नहीं दे रहे, वहाँ भी जाने नहीं देते। ये क्या है? वजह क्या है? और ये ऐसे कोई क्रिमिनल हूँ मैं, इस तरह मेरे गेट को लॉक कर दिया गया है? कुछ तो मुझे, कोई कागज तो मुझे दिखाइए ना। आपके पास कोई कागज तो होना चाहिए। आप मुझे डिटेन कर रहे हैं, कोई कागज तो होना चाहिए। मुझे रख लीजिए आप सिक्योरिटी, मुझे सिक्योरिटी के बगैर जाने दीजिए। वहीं भारत में आतंकी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक पड़ोसी देश में बैठे आतंकी हैंडलर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का खुलासा जैश ए मोहम्मद के एक गिरफ्तार आतंकी ने किया है। जैश का ये ऑपरेटिव 6 महीने पहले फरवरी को दक्षिणी कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने बताया कि उसने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी की थी। वहीं इस बात का खुलासा होने पर अजीत डोभाल के ऑफिस और घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, सीएम ने 2.5 लाख मुकदमे वापस लेने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, ये मुकदमे लॉकडाउन के दौरान लोगों पर दर्ज किए गए थे। ये सभी मुकदमे छोटी गलतियों पर दर्ज किए गए थे, जिसे अब सरकार ने वापस लेने का आदेश दिया है। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए आम जन पर करीब 2.5 लाख मुकदमे वापस लेने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि ये मुकदमे लॉकडाउन के दौरान छोटी गलतियों के तहत दर्ज किए गए थे। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में सलमान खुर्शीद ने अध्यक्षता की। वहीं पार्टी में के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद है। आपको बता दें कि इस बैठक में मैनिफेस्टो को लेकर मुख्यालय पर चर्चा की गई। बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सलमान खुर्शीद ने की है। इस बैठक में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान मैनिफेस्टो को लेकर मुख्यालय पर बैठक हुई है। वहीं बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर सपा ने महिला घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको बता दें कि सपा महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को अंबेडकर पार्क में नजरबंद कर दिया। आपको बता दें, ये पूरा मामला हमीरपुर सदर कोतवाली का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू के जन्मदिन के मौके पर सपा ने महिला घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सपा महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में रैली निकाली गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को अंबेडकर पार्क में नजरबंद कर दिया। आपको बता दें, ये पूरा मामला हमीरपुर सदर कोतवाली का बताया जा रहा है।
वहीं बड़ी खबर बलिया से है, जहां धान खरीद नहीं होने से किसानों ने धान को जला दिया है। आपको बता दें कि राजकीय धान क्रय केंद्र पर महीनों से किसान चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनके अनाज नहीं खरीदे जा रहे थे। किसानों ने धान से भरे कई बोरों को गुस्से की वजह से आग लगा दिया। आपको बता दें कि धान क्रय केंद्र प्रभारी के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी भी की गई। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ी जानकारी हम आपको बलिया से दे रहे हैं, जहां धान खरीद केंद्र पर किसानों ने धान न खरीद होने की वजह से धान को आग लगा दिया। इस दौरान किसानों ने केंद्र प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बड़ी खबर बलिया से है, जहां किसानों ने धान खरीदी न होने पर धान में आग लगा दिया और सोसाइटी कमेटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बलिया से दे रहे हैं, जहां धान खरीद नहीं होने से किसानों ने धान को जला दिया। आपको बता दें, राजकीय धान क्रय केंद्र पर किसान महीनों से चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनका अनाज नहीं खरीदा जा रहा था, जिससे गुस्सा आए किसानों ने अनाज में आग लगा दी। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से है, जहां कोहरे के चलते एक बस खाई में पलट गई, जिसकी वजह से बड़ा भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। हालांकि क्रेन की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू कर यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया था। आपको बता दें कि बस शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी। आपको बता दें, यह हादसा सीवीगंज के बड़े बाईपास पर हुआ है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं बरेली से, जहां वोल्वो बस खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 30 लोग हादसे में घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए यात्रियों को खाई से बाहर निकाला और सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं संभल के थाना चंदौसी में सीता रोड पर स्थित मां हॉस्पिटल में पित्त की थैली का ऑपरेशन कराने आई महिला की ऑपरेशन थिएटर में नशे का इंजेक्शन लगाते ही मौत हो गया। आपको बता दें कि पित्त के थैली में स्टोन होने पर महिला अपना ऑपरेशन कराने मां नाम के हॉस्पिटल में आई थी, जहां 8 फरवरी को वह मां हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। लेकिन जब महिला का ऑपरेशन करने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो नशे का इंजेक्शन लगाते ही महिला की हालत खराब हो गई, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। वहीं इस घटना से मृतका के परिजनों ने काफ़ी गुस्सा है और उन्होंने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा भी किया। वहीं इस मामले में डॉक्टर ML पाल का कहना है कि महिला का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और हार्ट अटैक आने की वजह से महिला की मौत हो गई है। इन्होंने हार्ट चेक करा था 8:30 बजे, ये बोला हार्ट सही है, सुबह को ऑपरेशन हो जाएगा इनका। किस चीज का ऑपरेशन कराने लाए? पित्ते का ऑपरेशन होता है, पथरी थी। अच्छा, समझे ना? फिर क्या हुआ? फिर सुबह ले गए 9 बजे OT में। उसके बाद 11 बजे बोलते हैं, बोले मरीज को मुरादाबाद ले आओ, हालत सीरियस है इसकी। ऑपरेशन कर दिया इन्होंने? नहीं, ऑपरेशन नहीं करा था, खाली इंजेक्शन लगाया। वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम बीरेश जुड़ गए हैं। जी राम बीरेश, आप ये बताइए कि हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला सामने आया है और महिला की मौत हो गई है, इस मामले में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी के मां हॉस्पिटल का मामला है, जहां पे परिजन अपने पित्त की थैली का ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ चंदौसी हॉस्पिटल एडमिट कराने के लेके आए थे और उसे 4 दिन से महिला को अस्पताल में एडमिट किया गया था। वो लगातार इंजेक्शन देते रहे और उसके बाद जब 5वां 6ठा दिन हुआ तो उन्हें एक दिन नशे का इंजेक्शन दे रहे थे, तो नशे का इंजेक्शन देते ही महिला की मौत हो गई। वहाँ पे मौत होने पे परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ कहना है इस मामले में परिजनों का? जी, परिजनों का कहना है कि यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हमारे उसकी महिला की जान गई है और उसके बाद परिजनों ने वहाँ पे हंगामा भी किया हुआ था और पुलिस बल भी वहाँ पहुंचा हुआ था। क्या कुछ इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? जी, पुलिस ने परिजनों की तहरीर पे उसे FIR दर्ज कर ली गई है। बताया गया है कि जो डॉक्टर हैं M पाल, उन पे कार्रवाई की जाएगी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद रामवीरस इस मामले में ज़्यादा जानकारी देखने के लिए। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है। वहीं यूपी के सोनभद्र जिले में कारागार में निरुद्ध कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें कि 9 फरवरी को चौपन थाना पुलिस ने 25 ग्राम हेरोइन की बरामदगी दिखाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस की मांगों को पूरा न करने पर पुलिस ने युवक पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं युवक को छुड़वाने गए परिजनों से भी पुलिस ने 10,000 की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद युवक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। नाम का यहाँ पे शख्स लाया गया था, जेल से लाया गया था। किस परिस्थिति में लाया गया था और क्या परेशानी थी, क्या बातें निकल के आई? जैसा कि रिकॉर्ड में है, जो लिखा हुआ है कि 8:45 पर शाम को छोटू खान को जेल से, जिस यहाँ के जिला जेल से इलाज हेतु भेजा गया था, परंतु वह मृत अवस्था में हमारे चिकित्सालय में इमरजेंसी में आया हुआ था और उसे संतोष कुमार पासवान द्वारा लाया गया था और वह मृत अवस्था में था। उसका इलाज नहीं हो सका और उसे पोस्टमार्टम हेतु मार्चूरी। वहीं बैतूल जिले के सारणी में कंगना की फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस दौरान उनके ट्वीट कर किसानों को आपत्तिजनक शब्द कहने पर कांग्रेस और किसानों में भारी विरोध प्रदर्शन किया। आज जिले में भारी संख्या में किसान और कांग्रेस के लोग सारणी पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन के नाम पर जोरदार नारेबाजी की। साथ ही कंगना रनावत से माफी मांगने की भी बात कही। वहीं जब कांग्रेसी उग्र होते नजर आए तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी मांग आगे पहुंचाने की बात भी कही, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में कंगना माफी नहीं मांगती हैं तो कांग्रेसी उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं नगर पालिका, राजस्व और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से मुहिम चलाकर बस स्टैंड से सख्ती से अतिक्रमण हटवाया। आपको बता दें कि इस दौरान हदाईपुर में 2 पक्के अतिक्रमण भी हटवाए गए, जहां नगर पालिका प्रशासन एसडीएम अभिषेक चौरसिया ने बस स्टैंड पर अस्थायी गुमटियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। लेकिन समय बीत जाने पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के साथ कोटवारों के सशस्त्र टीम को अतिक्रमण हटाने के लिए भेज दिया, जिसमें पुलिस ने भी सहयोग किया। वहीं चेतावनी के बाद भी गुमटियों के नहीं हटाने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी और पटवारियों की मौजूदगी में जेसीबी से उखाड़कर उन्हें तोड़ दिया गया। अतिक्रमण थे जो कई सालों से कर रखे थे लोगों ने, अस्थायी अतिक्रमण थे, तो उनके हटाने की कार्रवाई बस स्टैंड पर की गई। कितने अतिक्रमण हटाए गए? लगभग 10 से लेकर 15। तो कुछ दुकानदारों ने तो खुद ही हटा लिए थे रात भर में अतिक्रमण, कुछ लोग शेष रह गए थे तो उनको हटाने के लिए शासन की कार्रवाई की गई। तो अतिक्रमण थे जो कई सालों से। वहीं मध्य प्रदेश के सेंधवा में अवैध कॉलोनी को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के अभियान के तहत प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते सेंधवा में कॉलोनाइजर पर एसडीएम तस्पया परिहार के प्रतिवेदन पर शहर थाने पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं एसडीओपी एमएस बारिया ने बताया कि शासकीय पीजी कॉलेज के पीछे कॉलोनियों में डायवर्जन नहीं होने और कृषि भूमि नहीं पाए जाने पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अलग अलग भूखंड के कॉलोनी के निर्माण किए गए, जिसमें 3 अपराध दर्ज किए गए। 420, 467 मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग के अनुसार
इनके 3 सर्वे नंबर है, जिसमें 193/1/1 के 1214 हेक्टेयर में है, जिसमें शासकीय कॉलेज के पीछे अवैध कॉलोनी निर्माण कर छोटे छोटे भूखंडों का विक्रय होकर मौके पर कृषि भूमि ना होकर छोटे छोटे भूखंडों पर आवासीय मकान बने हुए और शेष भूखंड पड़त होकर जिसमें कृषि कार्य नहीं होना पाया जाने से और कॉलोनी निर्माण व विकास अनुज्ञा नहीं लेना पाया गया, जिसके आधार पर कॉलोनी निर्माण की अपेक्षाओं का भंग करके भूखंडों में विभाजित किया गया। वहीं होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा ने पुराने बस स्टैंड से गांधी चौक तक सड़क बनाई जाए, जिसमें पुराने बस स्टैंड से गांधी चौक तक की सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि उस पर डिवाइडर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति की जांच करते हुए सुविधाजनक लगने पर डिवाइडर बनवाए जाए। हमारे ध्यान में हमारे साथियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, कांग्रेस जनों के द्वारा ये बात ध्यान में लाई गई कि अभी जो नगर के अंदर डिवाइडर बनाए जा रहे थे, तो अभी एक तो पुराने बस स्टैंड पे बना है, वो तो एक सुविधाजनक बन गया और उसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि वहाँ पर काफ़ी जगह निकली और यातायात भी सुगम हुआ। आगे से ये नगर पालिका के यहाँ से लेकर के गांधी चौक तक एक डिवाइडर बनाने की और ऐसी जानकारी मिली थी। उस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी महोदय से मिलकर के हमने कहा कि वस्तु स्थिति वहाँ जो वर्तमान में है उसको आप हमारे ध्यान में। वहीं मंदसौर जिले के डाबला गुर्जर के माध्यमिक स्कूल में शिक्षा की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बच्चों के सामने ही शिक्षक शराब पीकर स्कूल आए और बेसुध होकर कक्षा में सो गए। बताया जा रहा है कि स्कूल प्राचार्य ने शराबी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ने शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। वहीं मामले में मंदसौर जिला शिक्षा अधिकारी RL कारपेंटर का कहना है कि शिक्षक शराब पीकर स्कूल आया था। सूचना मिली है, मामले में प्रतिवेदन मंगाया गया है। फिलहाल शिक्षक पर कार्रवाई करने का अधिकार नियम अनुसार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन को है, तो कार्रवाई वही करेंगे। अभी डाबला गुजर स्कूल से मेरे पास एक टेलीफोन आया था, उसमें जानकारी में आया है कि वहाँ पे शिक्षक ने शराब पी के शाला में प्रवेश किया है। तो उसके संबंध में मैंने वहाँ के प्रभारी प्राचार्य से प्रतिवेदन मांगा है और चूंकि वो माध्यमिक शिक्षक है इसलिए उनके कार्रवाई के लिए हमें संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन को प्रतिवेदन प्रेषित करना होता है। हमारी तरफ से प्रतिवेदन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन को भेजा था। पहले भी वो निलंबित हुए हैं। निलंबन के बाद में उनके जो उत्तर थे या जो भी प्रकरण उन्होंने प्रतिवेदन संयुक्त संचालक उज्जैन ने चाहा था वो भेजा था और संयुक्त संचालक उज्जैन ने बहाल करके उनको वहां पदस्थ किया है। वहीं ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क इलाके में STF ने नकली नोट का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 2000 के 175 नोट भी बरामद किए हैं। वहीं STF का कहना है कि पकड़े गए युवक के साथ कुछ अन्य लोग भी इस रैकेट में शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। फिलहाल STF आरोपी से पूछताछ कर रही है। भिंड के एक मऊ थाने का नकली नोटों का एक प्रकरण हमारे सामने आया। उसके जो पूर्व अपराधी थे तो उनके संबंध में जब हमने लीड ली तो उनमें से एक अपराधी के मामले में हमको पता चला कि इसकी लोकेशन यहीं ग्वालियर के आसपास आ रही है और ये अभी करंट में नकली नोट बनाने मतलब बेचने का चलाने का काम कर रहा है, मार्केट में चलाने का काम कर रहा है। मुखबिर की सूचना पे हमने काम करते हुए जब इसके ग्वालियर लोकेशन आई तो इस पर कार्रवाई की। भिंड के एक मऊ थाने इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।